जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए ही बैठे हुए। मैं हास्य व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। हाँ, 5-10 मिनट बैठ जाइए और मेरा मन था और बड़ी तारीफ हो रही थी नागौर की कि नागौर के लोग ऐसे हैं, नागौर के लोग ऐसे हैं। अगर 4 बूंदों से अगर नागौर के लोग डर जाते हैं तो फिर मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ। तो आप इन बूंदों से डरिएगा मत। तो बारिश होती रहे तो होती रहे, लठ जब तक खड़ा रहेगा तब तक तुमको डरने की क्या जरूरत है। हाँ, लठ तो नागौर वालों के हाथ में ही अच्छा लगता है। एक बार पुनः ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दीजिएगा। मैं 2-4 मिनट आपको अगर आप हंसने की मुद्रा बनाएं, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल का काम है, टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल का काम है। आप 1 रुपया खर्च करके अपने पूरे मोहल्ले को टेंशन दे सकते हो। केवल इतना करना होता है, 1 रुपये का गेरू खरीदो, रात को उसको शाम को गला दो। जब मोहल्ले के सब लोग सो जाएं तो सबके दरवाजे पर 4-4 बिंदियां लगा दो और एक सतिया बना दो। सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन में ही निकलेगा। तो टेंशन का काम तो बहुत आसान है। सबसे मुश्किल का काम है किसी को भी हंसाना जी। और जीवन में हंसना बहुत मुश्किल है। संबंधों के आंगन मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं। कुछ सरफरों का यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है। अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। मुझे बारिश का मिजाज दिखाई दे रहा है। मैं 1-2 छंद आपको सुना देता हूं। अपने तेवर का 1-2 छंद अगर आप ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दीजिएगा। आपकी तालियां इसलिए बजनी चाहिए कि नागौर नगर परिषद का पेमेंट कोई व्यक्ति 5 मिनट कविता सुनाए बिना ले जाए तो अच्छा थोड़ी लगता। अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सुनिएगा। मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ। हिंदी के जानकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। धोखाधड़ी अलंकार का। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। सर, मैं भी जानता हूँ कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में भी आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं, मैं 1-2 आपको नमूने के तौर पर दिखाता हूँ। स्वागत। पुराना साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था। आज का साहित्य समाज का सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैं 1-2 अल्ट्रासाउंड आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनिएगा। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो होती है और असल में 60 साल का बंदा बात कर रहा होता है। आपने देखा होगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम इतना उतावलापन दिखाते हैं कि उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, वो हमारी 7 पीढ़ियों को नहीं जानता और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिता भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है और बाप बेटे दोनों रात भर उससे चैटिंग करते रहते हैं। सर, इस तरह की स्थितियां हैं। मैं 1-2 छंद आपको सुनाता हूँ। थोड़ा सा रिदमी छंद है। आप ताली के साथ सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला। थोड़ी तालियां बजाइए। आप सोच रहे मजाक कर रहा हूँ क्या? थोड़ा सा आनंद ले लीजिए। 4 गुना हो जाएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा। प्यार का पैग लगा करके फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा हक चतुर में नोक के तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई। आप भी ताली बजाओ। आप क्या सोच रहे, मजाक कर रहा हूँ है ना। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई
खाई गई, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। दूसरी साची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गई। रूपवती गुणवती मधुबाला, मन तो तालियां थोड़ी सी कम आ रही है, लग रही है मैं नागौर वालों के सामने कविता पढ़ रहा हूँ। जाना चाहिए। हाँ। और ये जो तीन लोग बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं जैसे गांधी जी के अंदर खड़े हुए हैं। आप भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख लीजिएगा, और माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। बहन जी, ये बिल्कुल इसमें प्राकृतिक सत्य नहीं है। कोई पत्नी अपने पति के सर पर हाथ नहीं फिराती, नहीं फेरती सर, इसमें प्राकृतिक शक्ति नहीं है। अगर पत्नी को मौका मिले तो उसकी जेब पर हाथ फेरती है। कमाल हो लटूरी जी, कमाल हो। पत्नी को मौका मिले, कमाल हो। जो है आ जाइएगा, लौट आइए, वर्षा बंद हो गई, हो गई, लट खड़ा हुआ था, कई को वर्षा हुई। इंद्र मतलब जो है, इंद्र की इतनी औकात लठ के सामने करी हो जाए। आप तो आनंद लो, आनंद सर, आनंद के लिए मैं हूँ आपके बीच में। आप मेरा फोटो खींच रहे हैं, मैं असल में फोटोग्राफरों से बड़ा प्रिकॉशंस लेता हूँ आजकल। हाँ, बड़ा प्रिकॉशन लेता हूँ। असल में डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का और नीचे का किसी का है। फोटोशॉप। हाँ, उदाहरण के लिए ऊपर लटूरी लट्ठ और नीचे आलिया भट्ट। कपड़े उतारे वो और सत्यानाश हो जाए मेरा। तो आप तो बस आनंद में रहिएगा सर। मैं बहुत, लेकिन मैं तो मस्तियों में जीने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, जैसे तैसे सर, जैसे तैसे तो कोरोना ने गया है, लोगों ने हंसना छोड़ दिया था, इस तरह की महफिलें सजना बंद हो गई थी। ईमानदारी से बताना बाबूजी, जब कोरोना हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा। हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी, हमारे पास पर्याप्त हॉस्पिटल्स नहीं थे, पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं थे, दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जब ये निकम्मा कोरोना चला गया है तब पूरी दुनिया ये जान करके चमत्कृत है कि सबसे कम नुकसान हुआ जनसंख्या के अनुपात में, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। एक बार अपने देश के इस सूझबूझ के लिए ताली बजाइएगा सबसे। लेकिन आप लोगों को एक बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, हमारा सबसे कम नुकसान हुआ क्यों? अगर बात समझ में आ जाए तो फिर मुझे शुरू कर देना, मैं एक दो छंद और सुनाऊंगा आपको। स्वागत है ना। हमारा सबसे कम नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर, हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था, है ना। हाँ सर, देखिए लॉकडाउन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकार सारी व्यवस्थाएं जुटा रही थी। प्रॉब्लम तो केवल एक थी, सवेरे उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। भाई साहब तो ऐसे प्रसन्न कर रहे हो रहे हैं कि जैसे बोर हो गए थे उस चेहरे को देख देख करके। आज सुबह उठा वही भूतनी, शाम दोपहर को वही भूतनी, शाम को भी वही भूतनी, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, है कि इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, वरना हम जानते हैं नागौर वालों के मन को कि ये किस तरीके के हैं। अच्छा, मैं जिसको भी देख रहा था वो रसोई घर में घुसा हुआ था। सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, जिसको भी देखो रसोई घर में घुसा हुआ, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो बेचारा हलवाई नहीं बन सकता था, घर में झाड़ू पोछा कर रहा है। हाँ, मैंने झाड़ू पोछा ही किया था। ये पोछे का असर है जो यहाँ तक दिख रहा है। सर, ये पोछे ने साफ कर दिया, पोंछ दिया मामला। अच्छा, हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई सर, वो कोरोना की वजह से नहीं हुई, दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था ये टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ईमानदारी से इस तरह के, है ना। और जो है अमिताभ बच्चन जी ने भी उन दिनों ज्ञान दिया था, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कैदे जूते के हमारे सड़क पर टहलने जा रहे हैं। खाम की दहशत फैलाई जा रही थी। एम्स के डॉक्टर साहब ने बड़ा ज्ञान दिया, इसमें सांस फूल जाती है, धीरे धीरे बुखार, हल्का हल्का बुखार रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, छींकें आती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। घर में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। कह नहीं सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन बिना जायके की, बिना स्वाद की 2 कौड़ी की सब्जी बनी, अचानक मुंह से निकल गया सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना था कि पति ने तुरंत एंड्रॉइड मोबाइल निकाला, खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। 5 मिनट
नहीं हुए तब तक अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर खड़ी। कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे उसमें से निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूंस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा क्या अपराध था? इतना ही अपराध तो था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद है। इस बात की इतनी बड़ी सजा। सर बहुत परेशान था मैं उस समय पर, लेकिन मुसीबतें मेरा क्वारंटाइन सेंटर पर बाबूजी पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? आपके संपर्क में। और सर मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था सब्जी में स्वाद नहीं है। अब सर मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, अगर उनसे आप भी पीड़ित हो तो फिर एक एक नाम पर तालियां देखना चाहता हूं। आपके संपर्क में कौन कौन आया था? ये मीडिया वाले मुंह में माइक घूंच करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी, सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। सर इसी को कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर मैं तो मस्तियों का सर व्यक्ति हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं जल्दी में 1-2 छंद और सुन लीजिएगा। रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। अखियन 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 बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन थे उबरे कैसे, उन आंखिन थे उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। फिर ठाके के लिए तैयार। उन आंखिन थे उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकू जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला। सर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े तमाशे हैं। आजकल लोग फर्जी आईडी बना करके ऐसे खेल खेल रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। सर पिछले दिनों मेरे बेटे ने, और आपको मैं सावधान इसीलिए करना चाहता हूं कि कहीं आप धोखा नहीं खा जाए। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने उसको डांटते हुए कहा, निकम्मे तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है? तो मुस्कुराकर कहने लगा कि आपको ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रही हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सावधान होने की जरूरत है, पता नहीं आपसे कौन चैटिंग कर रहा है। और महिलाएं भी इस मामले में पीछे नहीं है। मैं घंटे भर से देख रहा हूँ, जब से ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, बहन जी बिल्कुल ऐसे कुप्पा होकर तो बैठी हो, ना हंस रही है ना ताली बजा रही है। पिछले दिनों में दिल्ली में था ऐसे ही आपकी जैसी एक महिला थी, न ताली बजा रही थी न हंस रही थी। अरे मैंने की बहन जी आप ताली बजाओ हंसो, तो वो कहने लगी तू कविता पढ़, तेरी शक्ल है ना मेरी सास से मिलती है। तो बहन जी आप थोड़ी सी ताली बजा दो अगर मेरी शक्ल आपकी सास से नहीं मिलती है। आज सर देखिए मैं तो आनंद है ना। तो अच्छा महिला भी कम नहीं है। सोशल मीडिया पर ईमानदारी से ऐसी कोई महिला मैंने नहीं देखी जो अपना एक्चुअल फोटो लगाए। 20 साल पुराना फोटो लगाएगी और हमारे भाई साहब जैसा व्यक्ति उसमें फिर गच्चा खा जाता है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मतलब तुम 35 वर्ष और देखना असल में है क्या, मोबाइल की पहुंच कहां तक पहुंची है। मैं इस पर एक छंद आपको निवेदन करता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। फिर मैसेंजर से हंसते हंसते व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खोला तो पता चला वो रमदीना की ताई है। भेद खोला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। भेद खोला तो पता चला वह रमदी। इस तरह के तमाम छंद सोशल मीडिया पर मेरे आपको मिल जाएंगे। लटूरी लट नाम डाल करके सुनोगे तो ढेर सारे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने कोरोना का जिक्र किया आप लोगों से। कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव हम कवियों के ऊपर पड़ा। हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। सब लोग प्रसन्न थे लेकिन कभी लोग दुखी थे। ईमानदारी से कभी लोग काफी दुखी थे, घरों में कैद हो गए थे। मैं ये सोच रहा था कि कैसे बाहर घूमने का
कोई उपाय मिले। अचानक ही क्या हुआ, द्वार पर आ गया। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये काम किया जा सकता है जिससे घूमने का अवसर मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई तू मेरे घर तक आया अपनी साइकिल को लेकर के, सब्जी लेकर के, तो तुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई थी, आपको पता ही है। हम बेसन लेने जाते थे और सूजी लेकर के लौटा करते थे। हाँ, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। मैंने कि तू मेरे घर तक आके से गया? तो वो कहने लगा भाई साहब सरकार ने ये छूट दे रखी है कि जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, इसलिए मुझे किसी ने नहीं रोका। तो मैंने कि भैया एक कृपा कर मेरे ऊपर, तू अपनी साइकिल को मुझे 15-20 मिनट के लिए उधार दे दे, तो मैं 3-4 गली ही सही में घूम आऊंगा, और तू भले ही मेरे घर में मेरी बीवी के साथ बैठ करके टीवी देख ले। ओहो सर, मैंने उसको प्रलोभन भी इतना तगड़ा दिया है ना, तू भले ही मेरी बीवी के साथ एसी में बैठ करके टीवी देख ले, लेकिन भैया अपनी साइकिल को मुझे दे दे। तो वो कहने लगा मेरा नाम हरीश हिंदुस्तानी है, असली सब्जी वाला तो मेरी लुगाई के साथ बैठ करके टीवी देख रहा है। जोरदार ताली बजा दीजिए। तो सर देखिए, अच्छा कोरोना की दहशत से प्रहलाद भाई, कोरोना की दहशत से लोग आज तक नहीं उभरे। आज भी आपको मास्क लगाए हुए बसों में यात्रा करते हुए, रेलों में यात्रा करते हुए, पार्कों में टहलते हुए लोग दिख जाएंगे। बाजार में सौदा लेने के लिए सामान खरीदने आएंगे तो भी मास्क लगा करके आएंगे, इतनी दहशत है। मेरे मोहल्ले का एक लड़का पिछले दिनों डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मैं रोजाना सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीता हूँ, बाबा रामदेव का तीनों टाइम काढ़ा पीता हूँ, सुबह दोपहर शाम, मैंने दोनों वैक्सीनें भी लगवा ली है, अब मुझे कोरोना से कोई खतरा तो नहीं है। डॉक्टर बोले अब तू चिंता मत कर, अब तो स्वयं प्रभु श्री राम धरती पर उतर कर आए और उस तीर को तेरी नाभि में मारे जिससे रावण मर गया था, तो अभी तू मरेगा नहीं। तो दहशत त्यागो और आनंद से जीवन जीने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जो परमपिता परमात्मा ने हमारी कोरोना से जो मुक्ति हुई, तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं। सर मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके बीच रखना चाहता हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। पर हरीश भाई जो देश के बहुत बड़े संचालक हैं, हास्य के बेताज बादशाह हैं, उनको आपको सुनना बाकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शेयर आपके साथ करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो आपसी संबंध हैं वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं। 3-4 रिश्ते तो हमारे इन परवान नियोजन वालों ने खा लिए। हम दो हमारे दो के चक्कर में आदमी एक लड़का एक लड़की पैदा करके एक स्त्री कर लेता है। तो 3-4 रिश्ते, ताऊ का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, मौसा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, ये सब खत्म हो चुके हैं। बचे कुचे इस महंगाई ने खत्म कर दिए। पहले हम ये सोचा करते थे कि हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खाएं, लेकिन इस महंगाई की वजह से आज हम ये सोचने लगे हैं कि ये आया हुआ मेहमान चला जाए तो फिर हम खाना खाएं। सर अगर बात ठीक है तो आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है। अगर हम ये सोचने लगे हैं तो सर हाँ सर हम मंगल पर जीवन तलाशने लगे हैं। ईमानदारी की बात तो ये है कि हमारे जीवन का मंगल समाप्त होता जा रहा है, हमारे जीवन का मंगल समाप्त होता जा रहा है। यकीन मानिएगा, संबंधों की इस महंगाई ने हमारे तमाम रिश्तों को, हम रिश्तेदारों, बहुत दिन बाद गया था तो इन्होंने नाश्ते में भरपूर इंतजाम किया, बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट, बहुत शानदार व्यवस्था, मेज भर दी पूरी। चाय पीने के लिए मैं अपना कप उठा करके चाय की चुस्की ले ही रहा था कि इनका लड़का निकल करके बाहर आया और मुझे देखते ही बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने कि इनके घर में तो भाई भारत की संस्कृति जिंदा है, लड़का ताऊ कह रहा है, वरना ताऊ जैसे शब्द अब जुबान पर कहाँ आते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। अब ताऊ जैसे रिश्तों को हम अमल में कहाँ लाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते अब तो गायब ही होते चले जा रहे हैं ना। अच्छा लग गया, खातिरदारी कुछ ज्यादा हो गई तो दूसरे दिन मैं फिर इनके घर पहुंचा, वही व्यवस्था की इन्होंने। फिर चाय पी रहा था, वही लड़का आया और मुझे देखते ही बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। कल लड़का ताऊ कह रहा था, अब चाचा कह रहा है। अब रिश्ते को कितना गिराएगा इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तीसरे दिन फिर गया, दरवाजा खोला, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अरे मैंने कि तूने बेड़ा गर्क कर दिया, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया।
तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई दोष नहीं है, पहले दिन आपको पापा बड़े भैया कह रहे थे, सो मैंने आपको ताऊ जी कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे तो मैंने सोचा आप छोटे हैं तो चाचा जी कह दिया था। और आज जब आप घर आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। तो थोड़ी तालियों के को बढ़ा दीजिए। तो हम जो है अपने रिश्तेदारों को भी सर ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में रह नहीं गए हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन सर ये हमारे जो रिश्ते होते हैं औषधि का काम करते हैं, औषधि का। मैं सर आ जाइएगा, आप बारिश से परेशान होकर के चले गए थे। अच्छा भाई साहब उधर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मेरे साड़ू भाई आ गए हैं। अपन आप चश्मा उतार दो तो अपन दोनों साड़ू लगे हैं। साड़ू का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। हाँ सर, हम हमारे जैसे आइटम जो है जिस शहर में पाए जाते हैं उस शहर में मौसम विभाग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही हमको पता चलता है कि वर्षा शुरू हो गई। यहाँ भी मैंने ही बताया था इन केवल को, भैया वर्षा शुरू हो गई है। सर ताली बजा दीजिए, वरना ये तो लगा ही रहता। सर मैंने ही बताया सर, हम गंजे लोग जो है बड़े कुछ अच्छा, हम गंजे लोगों को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अच्छी फसल वहीं पैदा होती है जहाँ गोबर की खाद ज्यादा होती है। अपना गोबर समाप्त होता जा रहा है सर इसीलिए सर मैं इन संबंधों में औषधीय गुण होता है। ये केवल हमारे आपसी संबंध थे जिनकी वजह से कोरोना भागा। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ इसमें औषधीय गुण होता है। ये बात मुझे पिछली होली पर पता चली। मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती कराने पड़े। अच्छा, अपन भारत की संस्कृति में जीने वाले लोग, हमारी ऋषि मुनियों ने ऐसी संस्कृति बनाई है कि हमारे घर पर जब कोई बीमार हो जाता है तो रिश्तेदार जरूर देखने के लिए आते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अपने हितैषी सब देखने आते हैं ना। पहले जब आता था कि ये कोई डॉक्टर है जो चले आते हैं मुंह उठा करके, कई बार होता था कि इलाज में 5,000 रुपए खर्च होते थे और उनकी खातिरदारी में और आव भगत में 20,000 खर्च हो जाते थे। मैं ये सोचा करता था, लेकिन जब मुझे पता ये चला कि इनमें तो औषधीय गुण होता है, ये हमारी ऋषि मुनियों की बनाई हुई संस्कृति है, बस इसको प्रणाम करना। दाऊ जी बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती कराने पड़े। सारे रिश्तेदार, सारे जो नातेदार थे सब आगे देखने के लिए। मेरे ताऊ जी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बाद में मेरी छोटी मौसी आई और अस्पताल के गेट पर मौसी ने जैसे ही कहा जीजा, ओ जीजा, मेरे ताऊ जी वाइब्रेशन मोड पे आ गए। जीजा, ओ जीजा, तो सीमा आई है। हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई आखिरी होली खेल ले, आ जा। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाओ, फिर ताऊ जी के या गाल पे माथे पे ताऊ जी बिल्कुल भूत जैसा बना दिया। फिर मेरे ताऊ जी ने कप कपाते हाथन से थोड़ा सा गुलाल उठाओ। अब हाथ गाल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, ये तो नहीं पता चली, लेकिन ये समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारा ताऊ भाई दिनाते ठीक है। हाँ, हमारा ताऊ भाई दिनाते ठीक है। इसका मतलब है औषधीय गुण होता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा मेरे हाथ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी पारी को विराम देता हूँ। फिर कभी आऊंगा तो घंटों आपको हंसाने का उपक्रम करूंगा सर। और सुना दूं आपको, थोड़ा सा और हंस लीजिएगा सर। मैं तो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का रहा हूँ। मैं बचपन में जिस विद्यालय में पढ़ता था वो विद्यालय ही शमशान के किनारे पर था। सर ये मेरी बुद्धि इतनी तेज हुई कैसे? ज्यादातर मुद्दे आते थे शमशान में फूकने के लिए और स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, बहुत मजा आता था। अच्छा बचपन में, आप बचपन को याद कीजिएगा, छुट्टी हो जाती है तो कितना आनंद की अनुभूति होती है। एक बार अचानक ही 15 दिन तक कोई मुर्गा फूकने के लिए नहीं आया। पूरे स्कूल पर मायूसी छा गई। अचानक ही मैं शमशान में चला गया। 2-3 बुढ़े जो है घास काट रहे थे। मैं हंसता हुआ विद्यालय में अंदर गया। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई तुम तो जो है आज बहुत दिन बाद हंसते हुए दिखाई दी हुए हो, क्या बात हो गई है? बोले कुछ नहीं, शमशान में हमारी 2-3 छुट्टियां घास काट रही। थोड़ी ताली बजा दीजिएगा सर। मैं बचपन में ईमानदारी से, तमाम मेरी पीढ़ी के लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग पैदल जाया करते होंगे स्कूल, बाबूजी पैदल जाते थे, लेकिन मैं कभी पैदल नहीं गया।
कभी पैदल नहीं गया सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं आज तक भी पैदल नहीं गया स्कूल। हाँ, 5 मिनट में क्या 2-3 मिनट में ही समाप्त कर देता हूँ। मैं पैदल गया ही नहीं। बचपन में दादाजी के कंधे पे बैठ के जाता था, 5-6 साल का हो गया तब तक दादाजी के कंधे पे बैठ करके बस्ता लेके जाता था मैं। फिर मुझे दादाजी के कंधे की जरूरत हुई नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाता था उस दिन गुरुजी 3-4 हट्टे कट्टे लड़कों को भेजते थे। फिर वो बड़े सम्मान के साथ हवाई जहाज बना करके मुझे ले जाते थे। 2-3 पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे और डंगा डोली करके ले जाते थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हवाई जहाज बना करके ले जाते थे और गुरुजी के चरणों में पटक देते थे, ये पढ़ा है तुम्हारा स्टूडेंट। सर मैं पैदल जाता ही नहीं था। ताली बजाओ, अब देखो कितना होशियार विद्वान बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ। तो मैं सर गया ही नहीं। एक दिन मैंने ऐसा ही सीन देखा, डंगा डोली करके हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसे ही एक को लटका करके ले जा रहे थे। तो मुझे अपना जमाना याद आ गया। तो मुझे लगा कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को, अध्यापकों को मुझे धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि आज भी ये शिक्षा की उस पद्धति को अपनाते हैं जो हमारे समय में अपनाई जाती थी। बच्चों को, जो उद्दंड बच्चे होते थे उनको ऐसे बुलाया जाता था और आज भी बुलाते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, मैं धन्यवाद देने के मकसद से विद्यालय में गया और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया भी। मैंने कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी आप बच्चों को ऐसे ही बुलाते हो जैसे हमें बुलाया जाता था। तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे आप गलत समझ